हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल वनडे एग्जाम जीएस पर। साथियों, यदि आप आरआरबी एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी तथा लेखपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यदि आप किसी भी अदर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो बायोलॉजी से संबंधित टॉप 15 क्वेश्चन हैं ये आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होंगे, क्योंकि हमने इसमें टॉप 15 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। आप देखिएगा और एनालिसिस करिएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। तो चलते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर। सॉरी, एस्परजिस के लैगिंग अंग से है। ऑप्शन ए स्पर्मोसियम और अंडधानी, ऑप्शन दो पुंधानी और अंडधानी, ऑप्शन तीन स्पर्मेसियम और एस्कोधोनी, या फिर ऑप्शन चार पुंधानी और एस्कोधोनी। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एस्परजिन्स के लैंगिक जन अंग से है। सही ऑप्शन यहाँ पर चार है, पुंधानी और एस्कोधोनी। चलो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। एस्परजिलस, जिसे हम फफूंदी कहते हैं, में लैंगिक प्रजनन दुर्लभ होता है। ऐसा अनुकूल परिस्थितियों में भी होता है, में ही होता है। एक मिनट। लैंगिक अंग समान कवक जाल, जिसे हम माइसीलियस पर उत्पन्न करता है, जो कॉनिडिया उत्पन्न नर है। नर अंगों को एथिरिडियम, जिसे हम पुंधानी भी कहते हैं, या फिर पॉलिनोडियम कहते हैं, जबकि मादा अंगों को आर्चिकार्प या एस्कोनोगोमिया कहते हैं। मादा अंग कवक तंतु, जिसे हम हाइफा भी कहते हैं, के रूप में विकसित होते हैं। एंथेरिडियम घुमाव के साथ आर्चिकार्प शीर्ष की ओर झुका होता है। परिणाम स्वरूप वे कुंडलित हो जाते हैं और उनका अग्रभाग फ्यूज हो जाता है। तो कोशिश करिएगा, थोड़ा सा लैंग्वेज टफ है, लेकिन आप एक ऐसे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिससे ज़्यादा कंपटीशन है, तो इतना तो आपको समझना ही पड़ेगा। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खरपतवार और औद्योगिक बहिस्राव से होने वाली जल प्रदूषण को नियंत्रित करता है। यानी कि जो खरपतवार के जल प्रदूषण को नियंत्रित करता है, तो कौन करता है? ऑप्शन यहाँ पर है। पहला ऑप्शन है पार्थेनियम, दूसरा ऑप्शन है हाथी घास, या फिर तीसरा ऑप्शन जलकुंभी, चौथा ऑप्शन है मोगर घास। आप देखे होंगे जो गांव में तालाब बने होते हैं उसमें छोटी छोटी सी घास लगी होती है, उसे हम जलकुंभी कहते हैं। वो जो जलकुंभी होती है वो बहिस्राव होने वाले जल प्रदूषण को कैसे नियंत्रित करती है, या कौन सा वो खरपतवार होता है? तो हमने इसमें आपको सही आंसर बता दिया है। जो जलकुंभी होती है ये बाहरी प्रदूषण को नियंत्रित करती है, अतः ऑप्शन तीन सही है। क्वेश्चन हमसे पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी खरपतवार औद्योगिक बहिस्राव से होने वाले जल प्रदूषण को नियंत्रित करती है या कर सकती है। तो ऑप्शन तीन सही है, जलकुंभी। और थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। जलकुंभी, जिसे हम एस्कॉर्निया या क्रेसिपस का प्रयोग न केवल घरेलू अपशिष्ट जल बल्कि औद्योगिक अपशिष्ट जल को भी शुद्ध करने के लिए किया जाता है। औद्योगिक अपशिष्ट जल मतलब जो कि बड़ी बड़ी कंपनियों से निकला हुआ जल होता है। यह भारी धातुओं जैसे लेड, कैडमियम, मरकरी और निकेल को शीघ्रता से अवशोषित कर लेता है और संचित और सांद्रित कर सकता है, यानी उसको सोख लेता है और उसका पाचन कर देता है, उसको खत्म कर देता है। अन्य अध्ययनों के द्वारा यह स्पष्ट हो गया है कि जलकुंभी, जिसे हम वाटर हायसिंथ भी कहते हैं, में विभिन्न कार्बनिक रसायनों जैसे फिनॉल और टॉक्सेफिन को अवशोषित करने की क्षमता होती है। जलकुंभी औद्योगिक बहिस्राव में से रेडियोधर्मी धातुओं को भी निष्कासित कर सकता है, जो कि बहुत कठिन कार्य है। यानी कि जो जलकुंभी होती है यह औद्योगिक बहिस्राव से रेडियोधर्मी धातुओं को भी निष्कासित कर सकता है, यानी ये बहुत ही पर्यावरण के प्रदूषण को कम करने में बहुत ज्यादा सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है, जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ऑप्शन एक है क्यूलेक्स, ऑप्शन दो है एडिस, ऑप्शन तीन है एनोफिलीज, या फिर ऑप्शन चार क्यूलिसीटा। सही ऑप्शन आपको चूज करना है कि जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर होता है। एडीज मच्छर। एडीज मच्छर जो होता है जीका वायरस का वाहक मच्छर होता है।
इसकी थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। जीका वायरस वायरस वर्ग फ्लेविविरिडी का एक सदस्य है। ये जो फ्लेविविरिडी है एक ग्रुप है जिसके बारे में कुछ कीटाणु को रखा गया है जिनकी वो विषाणु है या उनकी जो उनका रोग फैलता है तो लगभग मैच करता है, तो उन सबको हम एक वर्ग में बांट देते हैं। तो ये वर्ग है एक कौन सा, फ्लेविविरिडी का एक सदस्य है। यह वायरस दिन के समय सक्रिय एडीज मच्छरों जैसे ए इजिप्टी आर ए एल्बोपिक्टस के द्वारा फैलता है। इस वायरस के नाम की उत्पत्ति युगांडा के जीका वन से हुई है। युगांडा में एक जीका वन है जहां पर ये ज्यादा पाया जाता था, इसीलिए इसका नाम जीका वायरस रख दिया गया। यहाँ इस वायरस को सर्वप्रथम 1947 में विकसित किया गया था, जीका वायरस डेंगू, पीत ज्वर, जापानी मस्तिष्क ज्वर और पश्चिमी नील वायरस से संबंधित है। यानी जो जीका मच्छर है इससे डेंगू, पीत ज्वर, जापानी मस्तिष्क ज्वर तथा पश्चिमी नील वायरस भी होता है इस मच्छर के काटने से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करके बताना कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे। यदि आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, जड़ आवरण किससे उत्पन्न होता है? डर्मेटोजन से, कैलिप्ट्रोजन, प्रोटोडर्म या फिर हिस्टोजन। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जड़ आवरण किससे उत्पन्न होता है? कैलिप्ट्रोजन से। ऑप्शन 2 है कैलिप्ट्रोजन से जड़ आवरण उत्पन्न होता है। कैलिप्ट्रोजन पौधे की जड़ जहां पर रूट कैप का निर्माण होता है के शीर्ष पर कोशिकाओं को तेजी से विभाजित करने वाली एक परत होती है। यह घासों और कई अन्य पौधों में घटित होता है। रूट कैप का निर्माण कोशिकाओं की कई परतों से होता है जो बाह्य रूप से जड़ के शीर्ष को ढक लेता है। जिस पौधे का बाह्यतम भाग मृद है उस पौधे की कोशिका को ढक लेने से या फिर वृद्धि करने वाले सिरों को ऊपरी सुरक्षा प्रदान करता है, जिस प्रकार अंगुस्तना उंगली की सुरक्षा करता है। जैसे कि अंगूठा होता है, अंगूठा आप हाथ देखिए, जो हाथ होता है हाथ की संरचना कुछ ऐसे होती है, ऐसे, लेकिन जब आप बंद करते हैं तो जो अंगूठा आपका होता है कुछ ऐसे होता है, ऐसे आकार का। तो जो अंगूठा होता है पूरे हाथ पर लगभग की ढक लेता है, यानी हमारी जो उंगलियों के प्रकार से सुरक्षा करता है। अगला क्वेश्चन है, विलगित प्रोटीन की पहचान हेतु शोषक तकनीकी क्या है? उत्तरी शोषक, पश्चिमी शोषक, दक्षिणी शोषक या फिर क्लोनिंग। विलगित प्रोटीन की पहचान हेतु शोषक तकनीकी क्या है? पश्चिमी शोषक। क्या है? पश्चिमी शोषक है। यानी जो विलगित प्रोटीन की पहचान है वो कौन शोषक है? पश्चिमी शोषक है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस और वेस्टर्न ब्लॉटिंग किसी नमूने या विलयन में विशिष्ट प्रोटीन की पहचान करने के लिए प्रयुक्त होने वाली 2 विधियां हैं। वेस्टर्न ब्लॉटिंग को इम्यूनोब्लॉटिंग या प्रोटीन ब्लॉटिंग के रूप में भी जाना जाता है। यह कोशिका और आणविक जीव विज्ञान में प्रयुक्त होने वाली मुख्य तकनीकी है। सामान्य शब्दों में इस विधि का प्रयोग कोशिकाओं से प्राप्त जटिल मिश्रण में विशिष्ट प्रोटीन की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। किसका? विलगित प्रोटीन का। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जाता है? यानी जो गुणसूत्रों की आकृति है यह विज्ञान की किस शाखा से अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन 4 है यहाँ पर, अंतरावस्था में, पूर्वावस्था में, मध्यावस्था में, फिर या जाइगोटीन में। मध्यावस्था में गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन जो है वो मध्यावस्था में किया जाता है। कोशिका विभाजन के मध्यावस्था चरण में गुणसूत्रों के आकृति का स्पष्ट रूप से अध्ययन किया जा सकता है, क्योंकि इस चरण में गुणसूत्र अधिक संघनित अवस्था में होते हैं, यानी बहुत पास पास में होते हैं, घने होते हैं और पूर्ण रूप से व्यवस्थित होते हैं, यानी क्रमानुसार होते हैं। विशिष्ट गुणसूत्रों में निम्नलिखित संरचनाओं को अवलोकित किया जाता है: क्रोमेटिड, क्रोमोनेमेटा,
प्रारंभिक संकुचन, द्वितीय संकुचन या फिर सैटेलाइट, टेलोमियर और क्रोमोस्फियर, ये सभी के सभी भाग हैं जिसके अंतर्गत गुणसूत्र की आकृति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है स्क्रीन पर, पोलियो किस कारण होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारे समाज में आप देखिएगा बहुत से भाई बहन होते हैं जो हल्का सा किसी हाथ से या पांव से थोड़ा सा विकलांग होते हैं। क्यों होते हैं? वो पोलियो वायरस की कमी से होते हैं। तो ये पोलियो वायरस किस कारण से होता है? जीवाणु के कारण, विषाणु के कारण, कवक के कारण या फिर परजीवी के कारण? सही आंसर आपको बताना है, कमेंट करके बताइए फट से। विषाणु के कारण। पोलियो वायरस जो होता है ये विषाणु के कारण होता है। कैसे? पोलियोमाइलिटिस को प्रायः पोलियो या शिशु अंगघात कहते हैं। यह पोलियो वायरस के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है। ये जो रोग होता है पोलियोमाइलिटिस, इस पोलियो वायरस के रोग का नाम है। यह संक्रमित मल पदार्थ के मुंह में प्रवेश के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को होने वाला रोग। यह रोग मानव मल के संपर्क में आने वाले भोजन या जल के द्वारा, कभी कभी संक्रमित लार के द्वारा भी फैल जाता है। एग्जाम्पल ले लीजिए आप, छोटे से बच्चे हैं, लेटिन होके आते हैं और वो अपना हाथ सही से नहीं धुलते हैं, आते ही किसी बिस्किट पर, नमकीन पर, खाने पर हाथ रख देते हैं और उनके द्वारा जो हाथों में विषाणु होते हैं वो उस खाद्य पदार्थ पर चिपक जाते हैं, जिससे आने वाले अगला सदस्य भी उसी वस्तु पर अपना हाथ रखता है, जिससे एक से दूसरे व्यक्ति में विषाणु चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, वीडियो आपको कैसा लगता है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत लगती है तो आपसे गुजारिश है, आपको कुछ खर्चा इसमें नहीं जाता है और एक हमें मोटिवेशन मिल जाएगा कि आप लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, आपको एक अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं, एक अच्छा लेवल का, तो थोड़ा सा आपका भी कर्तव्य बनता है कि मुझे मोटिवेट करने का। तो आप कमेंट करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे हर वीडियो से आप अपडेट होते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, जैव पुष्टिकरण तकनीक में पादप प्रजनन किससे दूर रहने के लिए प्रजनन तकनीकी का उपयोग करते हैं? कीटनाशक के कारण हुई हानि, खाद्य उत्पादन में कमी, सूक्ष्म पोषक और विटामिन में कमी या फिर पादप रोगों के कारण हुई हानि? सही ऑप्शन आपको यहाँ पर टिक करना है। ऑप्शन नंबर 3 है सूक्ष्म पोषक और विटामिन की कमी। क्वेश्चन क्या था हमारा? जैव पुष्टिकरण तकनीक में पादप प्रजनक किसे दूर करने के लिए प्रजनन तकनीक का प्रयोग करते हैं? आओ थोड़ा सा डिटेल लेते हैं। जैव पुष्टिकरण, जिसे हम बायो फोर्टिफिकेशन कहते हैं, तकनीकी से तात्पर्य पोषक तत्वों से परिपूर्ण फसलों के उत्पादन से है। बायो फोर्टिफिकेशन विधि द्वारा उत्पादित फसलें सदैव पोषक तत्वों जैसे आयरन, जिंक और विटामिन ए से परिपूर्ण होती हैं। उदाहरण के लिए सुनहरे चावल का उत्पादन बायोफोर्टिफिकेशन विधि द्वारा किया जाता है। इस चावल का उत्पादन बायोफोर्टिफिकेशन विधि द्वारा किया जाता था। इस चावल में बीटा कैरोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तथा चावल बच्चों को विटामिन ए प्रदान करता है। चावल है, गाजर है, ये सभी के सभी लगभग विटामिन ए ज़्यादा प्रदान करते हैं और विटामिन ए जो होता है वो हमारी आँख के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। भाई इस समय गाजर मार्केट में आएंगे, खूब खाओ ताकि हमारी आंखों को फायदा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? पोलियो, एड्स, हिपेटाइटिस, क्षय रोग। 4 ऑप्शन यहाँ पर हैं, चारों के चारों थोड़ा सा लेंथी हैं। डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी से किया जाता है या किस बीमारी के लिए किया जाता है? क्षय रोग के लिए। क्षय रोग के लिए डॉट्स नामक इलाज किया जाता है। और जान लेते हैं डॉट्स का फुल फॉर्म क्या है। डी से है डायरेक्टली, ओ से है ऑब्जर्व, टी से है ट्रीटमेंट और एस से है शॉर्ट कोर्स, यानी डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स को टीबी डॉट्स के रूप में भी जाना जाता है। डॉट्स को टीबी डॉट्स के रूप में भी जाना जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व मतलब WHO, जिसे हम विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं,
की सिफारिश पर यह नाम क्षय रोग नियंत्रण योजना को प्रदान किया गया है। यह अपनी अधिक कार्यकुशल और प्रभावी लागत रणनीति के कारण क्षय रोग के उपचार के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रोग नाशक विधि है। क्या? डॉट्स, यानी डॉट्स से क्षय रोग विनाश हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पर, मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संघटक धातु है? पर्णहरित अणु, डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर राइबोसोम। मैग्नीशियम किसका संघटक धातु है? आपको सही ऑप्शन चूज करनी है। प्लीज जल्दी से जल्दी आप कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। पर्णहरित अणु क्लोरोफिल। क्या चीज? पर्णहरित अणु क्लोरोफिल। पर्णहरित क्लोरोफिल की संरचना में केंद्रीय परमाणु के समतुल्य फोरफिरिन वलय अंतर्विष्ट होते हैं। इसकी संरचना हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले हेम समूह की संरचना के समान होती है, सिवाय इसके होम का केंद्रीय परमाणु आयरन है, जबकि पर्णहरित का केंद्रीय परमाणु मैग्नीशियम है। यदि हमारे पढ़ने में एक आधे शब्द की त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए आप लोग नाराज मत होना, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती हो जाती है। थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करिए, क्योंकि आपको भी थोड़ा सा दिखाई पड़ता है, तो इतनी कमी मत निकालिएगा कि एक आधा अगर शब्द हमसे गलती से कुछ और निकल गया तो आप उस पर ध्यान दे दें और अपने पढ़ाई पर न दें, तो ऐसी गलती मत करिएगा, ठीक है। मैग्नीशियम की खोज सर्वप्रथम 1906 में की गई थी। कब की गई थी? 1906 में। और यह पहला अवसर था जब सजीव ऊतकों में मैग्नीशियम का पता लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन पर, बहुगुणिता जिसे हम पॉलीप्लाइडी किसमें परिवर्तित होने पर होती है? क्रोमेटिड की संख्या, जीन की संरचना, क्रोमोसोम की संख्या या फिर क्रोमोसोम की संरचना। सही ऑप्शन आपको चूज करना है। क्रोमोसोम की संख्या, ऑप्शन नंबर 3 सही। यहां पर क्या चीज? बहुगुणित किसमें परिवर्तित होने पर होती है? क्रोमोसोम की संख्या पर। सजातीय गुणसूत्रों के 2 से अधिक समूहों वाले सूक्ष्मजीव को पॉलीप्लाइड के रूप में जाना जाता है, और यह घटना बहुगुणिता जिसे हम पॉलीप्लाइडी कहलाती है। पॉलीप्लाइडी से तात्पर्य गुणसूत्रों के समूचे समूह में संख्यात्मक परिवर्तन से है। पॉलीप्लाइडी असामान्य कोशिका विभाजन के कारण या सूत्र विभाजन के दौरान या सामान्यतः मध्यावस्था में अर्धसूत्र के दौरान हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाधमनी, केशिका, वेना केवा या फिर फुफ्फुस सिरा या फुफ्फुसीय सिरा। ये तो हमको लगता आता होगा, आपको नहीं आता, चलो हम बता देते हैं। महाधमनी, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो वो है महाधमनी। नाम ही लगता है महाधमनी, है ना। तो आओ थोड़ा सा इसके महाधमनी के बारे में जान कर लेते हैं, आखिर ये क्यों महाधमनी है भाई। महाधमनी मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। यह एक ऐसी धमनी है जो प्रत्यक्षतः हृदय से उत्पन्न होती है और वक्ष से होते हुए उदर में नीचे की ओर फैल जाती है। शरीर की सभी धमनियां फुफ्फुसीय धमनियों महाधमनी से निकलने वाली शाखा या इसकी मुख्य शाखाओं से संबंधित हैं। यानी कि जैसे कि हमारे भारत में सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है, उसी तरह थोड़ा सा कंपेरिजन करिए कि मान लीजिए हमारा शरीर एक नदी रूपी है और हमारे शरीर रूपी की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? महाधमनी। आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। बाकी तो आप लोग समझदार है ही हो। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन कहां से होती है? पानी से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से या फिर क्लोरोफिल से। सही ऑप्शन आपको यहां पर चूज करना है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन कहां से आती है। बताइए भाई, कहां से आती है? पानी से। कहां से? पानी से आती है। कैसे? आओ बताते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन जल से आती है। ठीक है, जब प्रकाश संश्लेषण होता है यानी जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं उस समय जो ऑक्सीजन है वो जल से आती है। पर्णहरित अणु में प्रकाश द्वारा उद्दीपित इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन में जल के ऑक्सीकरण से उत्पन्न इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान जल और कार्बन डाइऑक्साइड को शर्करा में मिलाया जाता है
और ऑक्सीजन गैस को अपशिष्ट उत्पाद के रूप में भी छोड़ दिया जाता है। यानी जो पौधे ऑक्सीजन को अपशिष्ट पदार्थ के रूप उत्पाद के रूप में छोड़ देते हैं वही हमारा जीवन है। यानी हम ऑक्सीजन लेते हैं तभी तो हम जिंदा रहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जिससे पेड़ जिंदा रहते हैं। यानी हम एक दूसरे पर निर्भर हैं। अगला क्वेश्चन है, मीबोमियन ग्रंथि किसमें स्थित होती है? आंख, कान, नाक, त्वचा। यानी जो एक मीबोमियन ग्रंथि है किसमें होती है? आंख में होती है, कान में होती है, नाक में होती है, या फिर त्वचा में होती है? ऑप्शन नंबर 1 सही है, आंख में। कहां पर? आंख में होती है। ठीक है, कैसे? एक मिनट। मीबोमियन ग्रंथियां छोटी तैली ग्रंथियां हैं जो पलकों मतलब जानते हैं आप, जो हमारी आंख का ऊपरी हिस्सा जिसमें हम पलक झपक लेते हैं हमारे, हमको लगता है आगे कुछ नहीं दिखाई देता है। जब आप पलक झपकते हैं, आप पलक झपक के देखिए, आपको सामने कुछ नहीं दिखाई देगा, और आप जैसे ही उठा देंगे आपको सब दिखाई देने लगता है। यानी मीबोमियन ग्रंथियां छोटी तैली ग्रंथियां जो पलकों के किनारे को पंक्तिबद्ध करती हैं। ये ग्रंथियां तेल स्रावित करती हैं जो हमारी आंख को सतह को आवरण प्रदान करती हैं और वाष्पीकरण से हमारे आंसुओं के जल संघटक को बनाए रखती है। जलीय और तैलीय दोनों परतें एक साथ मिलकर अश्रु झिल्ली का निर्माण करती हैं। अंतिम क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। जल में घुलनशील, जल में अघुलनशील। तो ये क्वेश्चन तो आपको कमेंट करके बताना है, इसका आंसर तो हम नहीं बताएंगे, आप ही को बताना है कमेंट करके। इतना तो आपको होमवर्क देना ही पड़ेगा भाई। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन सी, विटामिन डी, या फिर विटामिन ए, विटामिन के। इसका आंसर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और साथियों, इससे पहले हम एक हड़प्पा सभ्यता से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं, सॉरी सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, एक ही वीडियो में आपके पूरे के पूरे सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन आ जाएंगे, जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाइए और वीडियो को देखिए। एक ही वीडियो में आपके जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन बनते हैं वो सभी के सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।